गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम काफ़ी समय बाद थोड़ा सा मिल रहे हैं और कुछ बच्चे तो ऐसा हैं जो कि अभी मुझे पहली बार ही है ना मुझे देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको दो स्पर्श के आपके एक तो है बुक स्पर्श, एक है संचयन। स्पर्श में दो खंड हैं। मैंने पहले भी आपको जो ऑडियो भेजा था उसमें बताया था कि स्पर्श के दो खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। तो गद्य और पद्य दोनों खंड में से है ना, गद्य खंड और काव्य खंड मैंने दोनों में से आपको दो दो पाठ पढ़ा दिए थे। गद्य खंड में से मैंने आपको एक धूल पाठ पढ़ाया था और एक दुख का अधिकार। आज हम देखेंगे बचेंद्री पाल जी द्वारा लिखित जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय को अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा को स्वयं ही कलमबद्ध किया है। उन्होंने जो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी उसकी जो रोमांचक उनकी यात्रा थी उनको उन्होंने खुद ही कलमबद्ध किया है। और प्रस्तुत लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बखान करता है। इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाते हुए सभी खतरों को खुद झेलते हुए एवरेस्ट के शिखर पर जा रहे हों। तो आजकल तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी खुद भी जो पर्वतारोहण में इंटरेस्ट रखते हैं, पर्वतारोहण पर जाना चाहते हैं। तो आजकल बहुत आसान सा, कुछ थोड़ा आसान सा हो गया है। तो जिन बच्चों का ये ख्वाब है, ये स्वप्न है कि मैं कभी एवरेस्ट शिखर पर जाऊं, तो ये जो पाठ है वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चला। एक मजबूत अग्रिम दल काफी पहले ही चला गया था। एक मजबूत अग्रिम दल जिसको पहले शायद थोड़ा सा पहले का अनुभव होगा या शारीरिक रूप से वो ज्यादा सशक्त होंगे। अग्रिम आगे जाने वाला दल काफी पहले ही चला गया था ताकि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सकें। क्योंकि वो वहाँ का मतलब जो मौसम है वो कैसा होता है, कभी भी एकदम हिमपात हो जाता है। तो जो कठिनाई भरा जो एक काफ़ी गहरा जो बड़ा हिमपात था उस रास्ते को साफ करने के लिए वो पहले ही चले गए थे। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार तो वो शेरपा लैंड का एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकतर शेरपा इस स्थान तथा आसपास के गांव के ही होते हैं। जो शेरपा एक जाति होती है वो काफ़ी बलिष्ठ, अपने शरीर से मजबूत होते हैं और उनको पहाड़ों पर चढ़ने उतरने का काफ़ी अनुभव होता है। तो अधिकतर शेरपा इसी गांव में, इसी क्षेत्र के आसपास गांव में रहते हैं। नमचे बाजार से मैंने एवरेस्ट सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा। बचेंद्री पाल कह रही है कि मैं नमचे बाजार से मैंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से विख्यात है। नेपाली उसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। मुझे यह नाम बड़ा अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ ध्यान से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल जिसे कि प्लूम कहा जाता है वो देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराते ध्वज जैसा लग रहा था। जैसे पर्वत है, पर्वत शिखर पर ऐसा लग रहा था जैसे झंडा लहरा रहा है, और उसे क्या कहते हैं? प्लूम कहते हैं। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा की गति से हवा चलने के कारण बनता है। तो वो क्यों बनता है, वो प्लूम क्यों बनता है? कि जैसे जब ऊपरी शिखर के ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर या उससे अधिक गति की जब हवा चलती है तो जो बर्फ है, बर्फ के जो कण है, हिम के जो कण है वो हवा में उड़ते हैं, है ना। सूखी बर्फ, ठीक है। सूखी बर्फ कैसे होती है? रुई के समान, है ना। आपने देखा होगा किसी मूवी में, देखा होगा फिल्म वगैरह में, आपने किसी में देखा होगा। तो कैसे भुरभुरी सी, है ना, इस तरीके की बर्फ होती है। तो जब शिखर के ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर से अधिक गति की हवा चलती है तो वो जो भुरभुरी जो बर्फ है ना, वो क्या करती है? हवा में उड़ती है और इससे एक ध्वज जैसा चित्र बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर अर्थात इससे भी लंबा हो सकता है। तो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा वो हो सकता है, क्योंकि तेज हवा से सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर तथा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। तो जो भी शिखर पर जाने वाला व्यक्ति होता है
तो उस व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना ही पड़ता है। जब लेकिन ये तो हम मेंटली प्रिपेयर रहें जो जाने के इच्छुक हैं बच्चे, कि वहां पर जब हम एवरेस्ट, थोड़ी दुर्गम यात्रा है, ठीक है, दुर्गम चढ़ाई है वो, दुर्गम मतलब उसमें काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती, तो ऐसे ऐसे तूफान भी वहां पर झेलने पड़ते हैं। मौसम जो है वो समय समय पर खराब होता रहता है। यह चीज मुझे डराने के लिए काफी थी। तब भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं वो डराने के लिए उनको काफी थी, लेकिन फिर भी वो रोमांचित थी वहां पर एवरेस्ट विजय के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए और एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और एवं इसकी कठिन चुनौतियों का सामना करने की भी इच्छुक थी। मतलब वो अंदर से पूरी तरह तैयार थी, मेंटली प्रिपेयर थी। और जब हम मानसिक रूप से किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं तो हम वो काम कर लेते हैं, उस चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं। तो वो उसके लिए एवरेस्ट की यात्रा के लिए आकर्षित भी थी उसके प्रति, और रास्ते में आने वाली कठिन चुनौतियों को भी स्वीकार करने, उनका सामना करने के लिए भी वो इच्छुक थी और पूरी तरह से तैयार भी थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें इस हिमस्खलन की वजह से हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो वहां उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे कहीं पर हिमस्खलन हो गया है ना, बर्फ गिर गई है ना, बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा गिर गया है और उसकी वजह से एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के मार्ग के बाईं ओर सीधी पहाड़ी के धसकने से ल्योत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो मतलब एक खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के जो अभियान दल था उसके मार्ग के बाईं ओर जो थी वो पहाड़ी एक धसक गई ल्योत्से की ओर, और वो बहुत बड़ी एक टुकड़ा जो है बर्फ का टुकड़ा नीचे सरक आया। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई, उसमें दब करके एक की मृत्यु हो गई और 4 जो थे वो घायल हो गए। इस समाचार से अभियान दलों के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर नेता कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को तथा कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सरल भाव से स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसी यात्राओं का मानस बनाते हैं तो हमें रास्ते के खतरों का पता होना चाहिए, और हमें हमें दोनों चीजें लेके चलना चाहिए कि हम इसमें सफल हो भी सकते हैं और ऐसा भी है कि सफल न हो। तो हमें मृत्यु का भी आलिंगन बहुत सरल भाव से करना चाहिए और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी होना चाहिए। और आजकल तो ऐसा है ना कि हम सोचने से नहीं, आप टीवी में देखते हैं, टीवी में ऐसे कई प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें इस तरह की कठिन दुर्गम यात्राओं के बारे में बताया जाता है, उसको किस तरह से किया जाता है, उसको कैसे तैयारी की जाती है, रास्ते में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं। तो उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल की अगुवाई कर रहे थे, अग्रिम दल जो पहले जो दल चला गया था उसके जो नेता थे, लीडर थे, वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति हमें बताई और उन्होंने कहा कि आप यात्रा जो चढ़ेंगे एवरेस्ट पर, तो पहला जो वहां पर मतलब बाधा है वो है खुम्बू हिमपात। उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, मतलब जैसे अलग अलग मतलब कैंप बनाए जाते हैं कि जैसे एक दिन में आपको यहाँ तक चढ़ना है, फिर सेकंड वो फर्स्ट कैंप होगा, फिर उसके बाद आपको सेकंड, तो वो सेकंड कैंप होगा। तो उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात वाले जगह के जहां हिमपात हुआ था उसके ठीक ऊपर है, वहां तक का मार्ग साफ कर दिया है ना। जो आगे दल जा रहे थे वो मार्ग साफ करते हुए जा रहे थे, मार्ग साफ कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर एवं झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सबसे बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। उन्होंने कहा कि रास्ते में जहां ऐसे खाई है ना, बीच में 2 मतलब दरारें हैं, ठीक है ना, और वहां पर रस्सी बांध करके और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया ताकि आपको पता हो कि आपको इसी रास्ते पर जाना है। और सबसे बड़ी जो कठिनाई है उसका भी जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है तथा बर्फ का गिरना भी जारी है। ग्लेशियर बर्फ की नदी को कहा जाता है, तो और बर्फ का गिरना बोले अभी वहां पर जारी है। हिमपात में अनिश्चित और नियमित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। जो कि हिमपात हो रहा है और अनिश्चित और अनियमित जो है वो बदलाव हो रहे हैं, है ना, उसके लिए उन्होंने कहा जो भी हमने सारे कार्य किए हैं वो व्यर्थ भी हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है।
बेस कैंप में पहुंचने से पूर्व हमें एक और मृत्यु की सूचना मिली। मतलब आप कोई काम करते हैं, कोई कार्य शुरू करते हैं और आपको उस कार्य में एक बाधा सुनाई देती है, फिर दूसरी बाधा, तो आप कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि बचेंद्री पाल वो मानसिक रूप से पूरी तैयार थी और खतरों से पूरी तरह अवगत थी, तो उन्होंने हार नहीं मानी, घबराई नहीं। बेस कैंप में पहुंचने से पूर्व हमें एक और मृत्यु की सूचना मिली। जलवायु प्रतिकूल होने से एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वहाँ जिस शिखर की यात्रा पर वो जा रहे थे, तो वहाँ जो है जलवायु, वो वेदर जो है वहाँ का, जलवायु जो वहाँ की है वो अनुकूल नहीं थी, ठीक है ना। और इस वजह से एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। मतलब हमें ये तो पता था कि रास्ते में अनेक कठिनाइयां आने की संभावना है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले भी 2 बार देखा था, 1-2 बार वो प्रयास कर चुकी थी, परंतु एक दूरी से, मतलब एक दूरी से उन्होंने एवरेस्ट शिखर को देखा। बेस कैंप पहुंचने पर अगले दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत एवं इसकी अन्य श्रेणियों को भी देखा। मैं हैरान होकर खड़ी रही और एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी हुई बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारते हुए। जब आप कुछ चीज पाना चाहते हैं, कोई मंजिल पाना चाहते हैं, तो आप पहले उसका आकलन तो करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने वहां का खड़े होकर हैरानी से बड़े वो एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों को देखा, मन में देखा, मतलब सो देखा, और उसको मन में और ज्यादा उन्होंने अपने दृढ़ प्रतिज्ञ हुई वो, और टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात स्वयं में एक तरह से बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही होता है। हिमपात क्या होता है? बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, बर्फ नीचे की ओर खिसकती है ना भार से, तो जब वो काफी जम जाती है और एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो संभाल नहीं पाती भार को, तो क्या होता है, वो नीचे 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 की ओर आना शुरू हो जाता है। तो हिमपात स्वयं में एक तरह से बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से प्रायः बर्फ में हलचल मच जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी, एवं अन्य कारणों से भी सहसा प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हिम विदर में परिवर्तित हो जाने का मात्र ख्याल ही बहुत भयानक था। तो जैसे ग्लेशियर बह रहा है, नीचे नदी बह रही है ना, तो उसके मतलब बर्फ की, ठीक है, उससे क्या होता है कि बर्फ में जो है हलचल सी मच जाती है, और अचानक जैसे जा रहे हैं और बड़ी सी दरार, वहां पर एक बड़ा सा बर्फ का जो क्षेत्र है वो नीचे की तरफ धसक गया, वहां पर दरार हो गई। तो सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर, हिमविदर मतलब हिम का गड्ढा, ठीक है ना, उसमें हिमविदर में परिवर्तित हो जाने का मात्र ख्याल ही बहुत भयावह था। कि आप चल रहे हैं और अचानक आपके सामने बर्फ का जो एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, वो टुकड़ा है, वो जमीन के अंदर, उस जमीन जो है वो नीचे धसक गई और वहां पर दरार हो गई। तो ये बड़ा जो है, ये ख्याल ही बड़ा ही भयावह था। इससे भी अधिक भयावह भयानक बात इस बात की जानकारी थी कि हमारे पूरे प्रवास के दौरान, कि जब तक वो वहां पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, है ना। अगले दिन नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को हम हिमपात के रास्ते पर तक ले गए। अगले दिन क्या किया उन्होंने, नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को, जो भी सामान उनका आया, उसको हिमपात के आधे रास्ते तक वो ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना और लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। आजकल तो कई ऐसी अकेडमी है जो कि आपको पर्वतारोहण की पूरी जानकारी देती है और बाकायदा ट्रेनिंग देती हैं कि आप जब पर्वतारोहण के लिए आप जाएं तो कौन कौन सी मार्ग में आपकी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं का सामना आपको कैसे करना है। जैसे कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना है, लट्ठों रस्सियों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी किस प्रकार से बांधनी है आपको, और इस तरीके से बहुत सी जानकारियां आपको, जो अकेडमी है, आजकल कई अकेडमी चल रही हैं जो कि ऐसे बड़े बड़े आपको पर्वतारोहण ये प्रोग्राम्स करती हैं, और आपको, आप अगर चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप उन्हीं की देखरेख में आप ये यात्राएं कर सकते हैं। तो हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी गई। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई
चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए तय था। तीसरा दिन किस लिए तय था कि हिमपात जहां हुआ है, हिमपात से बेस कैंप तक सामान ढो करके चढ़ाई करने का, कि सामान भी लेना है और आपको चढ़ाई भी करनी है, इसका अभ्यास के लिए तय था। गोम्बू, रीता तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने प्रत्येक कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे, है ना। बेस कैंप पे प्रत्येक कदम की भी अब जा रहे हैं तो हम किस तरीके से चढ़ रहे हैं, रास्ता आगे कैसा है, मौसम आगे कैसा है, ये सारी जानकारियां देते हुए वॉकी टॉकी से वो चढ़ रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली मात्र हम 2 ही महिलाएं थी। तो जैसे उन्होंने बेस कैंप में पहुंचने की सूचना दी उन्होंने, तो है ना, कैंप 1 पर, तो वैसे कर्नल खुल्लर जो है वो बहुत खुश हुए, क्योंकि 2 ही महिलाएं, एकमात्र 2 ही महिलाएं वहां पर जाने वाली थी, पहली मात्र महिलाएं। लोबसांग, अंगदोरजी और गगन बिस्सा आखिरकार साउथ पोल पर पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। तो लोबसांग, अंगदोरजी और गगन बिस्सा, तो ये क्या किया इन्होंने, वो आखिर साउथ पोल तक वहां पर पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने फोर्थ कौन सा बेस कैंप लगाया, उन्होंने 4 लगाया। यह एक संतोषजनक प्रगति थी। मतलब उससे जहां 2 दुखद समाचार थे मृत्यु के, वहां ऐसी खबरें जो है वो आप में उत्साहवर्धन करती हैं और है ना, आपका उत्साहवर्धन करती हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी लड़की डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। तो तेंजिंग जो थे उन्होंने वो अपनी एक छोटी सी बच्चा, अपनी छोटी लड़की के साथ, बेटी के साथ वहां पर आया। उन्होंने जो दल था उसके प्रत्येक सदस्य के साथ बात की। प्रत्येक जो शेरपा जो कुली है ना, शेरपा कुली, शेरपा जाति है, वही कुली का काम करते हैं, तो उनसे भी बातचीत की कि रास्ते में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। अपने भी अनुभव उन्होंने उनके साथ शेयर किए, क्या परेशानियां आ सकती हैं, आपको इस परेशानियों से किस तरीके से पार पाना है, इस तरीके से बातें करके, और अपने भी कुछ एक्सपीरियंस बताए होंगे, तो बातचीत की। मेरी बारी आने पर मैंने अपना परिचय यह करके दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, कि भाई मैं बिल्कुल अभी नई सीखी हुई हूँ, है ना, और एवरेस्ट मेरा प्रथम अभियान है। उन्होंने कहा, जब अपना परिचय दिया तो कहा, भाई मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नौसिखिया हूँ और ये एवरेस्ट जो है वो मेरा प्रथम अभियान है। तेंजिंग हंसे और उन्होंने मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला ही अभियान है, परंतु यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पूर्व उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। मतलब शिखर पर पहुंचने से पूर्व उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की जान पड़ती हो, क्योंकि वो पर्वतीय ही थी, है ना, पहाड़ की लड़की थी, और तुम्हें तो शिखर पर पहली ही कोशिश में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जो पर्वतीय लोग होते हैं उनका पैर वगैरह और उनका बॉडी जो है, शरीर, वो पहाड़ों पर चढ़ने के अनुकूल होता है ना, और उनको आदत होती है उससे, शरीर वैसे अपने आप को ढल जाता है उसमें। तो बोले, तुम तो पर्वतीय लड़की लग रही हो और तुम्हें तो पहले ही कोशिश में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्योत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के बने हुए सुंदर रंगीन तंबू के कैंप 3 में थी, और वो 15-16 मई को कैंप 3 तक वो पहुंच चुकी थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। तशारिंग, लोबसांग मेरे तंबू में ही थे, और एंडी शेरपा तथा अन्य 8 शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा जो थे वो दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में थी कि रात में 12:30 बजे के करीब मेरे सिर के पिछले भाग में किसी सख्त चीज के टकराने की आवाज से मेरी नींद खुल गई, तथा साथ ही जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि पहाड़ पर तो ऐसा तो है नहीं, पर्वतों पर जहाँ बर्फ है कि वो दिन में ही इस तरह की क्रियाएं होंगी, रात को भी हो सकती हैं। तो एक जोरदार धमाका हुआ, तभी मुझे एहसास हुआ कि एक ठंडी, भारी, बहुत भारी सी कोई वस्तु मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही है, मेरे शरीर पर से उनके शरीर पर से उन्हें कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। सो रही थी, रात के 12:30 बजे की बात है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। मतलब कि एक बड़ा सा बर्फ का जो पिंड है वो वहां से
ऊपर मतलब टकराते गिरते गिरते आया और एक विशाल बर्फ का वो टुकड़ा बन गया था। बर्फ के टुकड़ों, हिमखंडों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति, तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। अभी जब मैं पाठ पढ़ा रही होंगी तो आपके आंखों के सामने चित्र उभर रहे होंगे, क्योंकि कई मूवीज में और आजकल तो ऐसे बहुत से चैनल हैं जो कि ये पर्वतारोहण वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं और ये सब चीज़ें भी उनमें ऐसे दृश्य भी दिखाए जाते हैं। तो सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में सभी व्यक्तियों को, क्योंकि वो ठोस बर्फ होती है, उससे चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य की बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की सहायता से, मतलब छुरी जो कि बर्फ को काटने या रस्सियों काटने, है ना, पर्वतारोहण के समय काम आती है, स्विस छुरी की सहायता से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और फौरन ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा मतलब था मृत्यु। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो सीधा मृत्यु की ही प्राप्ति होनी थी। हाँ, बड़े बड़े हिमखंडों को किसी तरह हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों ओर के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र में से बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह सुबह तक सभी सुरक्षा दल आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम सभी कैंप 2 पर कैंप 3 तक पहुंच चुके थे। ये फिर वापस को कैंप 2 तक पहुंच गए। जिस शेरपा की पैर की हड्डी टूट गई थी उसे एक स्वयं के बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक बहुत ही साहसिक कार्य था। इतनी ऊंचाई पर जो मतलब इस तरीके से सुरक्षा कार्य जो किया, साहसिक कार्य किया, ये अपने आप में अनुकरणीय था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों या टूटी हड्डियों आदि की वजह से बेस कैंप में भेजना पड़ा। बेस कैंप जहां से हम चढ़ाई शुरू करते हैं। तभी कर्नल खुल्लर मेरी ओर मुड़कर कहने लगे, क्या तुम डरी हुई थी? जी हाँ। क्या तुम लौटना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे, है ना, स्पर्श, गद्य और पद्य के, और संचयन का भी दिया था। तो आशा है कि आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि आप एक बड़ा सा रजिस्टर लें, बड़ा रजिस्टर, कॉपीज नहीं चलेंगी, उसको आप 2 भागों में विभाजित कर दें। एक में आपका स्पर्श, गद्य और पद्य का काम होगा और संचयन का, और सेकंड में आपका काम होगा व्याकरण का। ठीक है, तो आप जो भी मैं काम देती हूँ उसको समय समय पर पूरा करते रहें। काम सफाई से होगा, क्योंकि आपके इस रजिस्टर के भी नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं। थैंक यू।